हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास मैथ की प्रैक्टिस सेट 2 की सेकंड क्लास है। तो पहली क्लास में हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं और 17 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन नंबर 18 से जो क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में करेंगे। अगर आप में से किसी ने वो अभी हमारी क्लास नहीं देखी तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम चलते हैं जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है उस पर। क्वेश्चन नंबर 18 ये हमें दिया है। अरेंज 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 इन द एस्केंडिंग ऑर्डर। 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम आप सभी को पता है, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी एस्केंडिंग बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो आरोही क्रम यहाँ पर क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या लेनी होती है, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या लेनी होती है, फिर उससे बड़ी। नियम छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। या आप ये मान सकते हैं कि अगर आप किसी ग्राउंड से छत पर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सीढ़ियों से जाएंगे। तो सीढ़ियों का जो चढ़ने का क्रम होता है वो एस्केंडिंग ऑर्डर होता है या फिर आरोही क्रम होता है, और उतरने का क्रम क्या होता है? छत से ग्राउंड पर आने का क्रम। इसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर अवरोही क्रम। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम इनको देखें तो हमें क्वेश्चन में संख्याएं दी हैं 4/5, और इसके बाद हमें दिया गया 7/8, 6/7, और फिर बटे में हमें दिया गया 5/6। ये हमें दिए हैं। अब सबसे पहले आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर में डिफरेंस हमें यहाँ पर क्या गिवन है। तो सभी में हमें डिफरेंस क्या दिया है? इक्वल। तो अगर हमें डिफरेंस समान दिया है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। इजी कैसे होगा? जो संख्या यानी जिसमें डिजिट सबसे बड़ी होंगी वो संख्या बड़ी होगी, जिसमें डिजिट छोटी होंगी वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर हमें लगाना है आरोही क्रम। हमें किस में सेट करना था इनको? हम इनको सेट करेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में सबसे पहले हमें लेनी है सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ सबसे छोटी डिजिट किस में है? 4/5। तो सबसे पहले क्या आएगा? 4/5, 4/5 आएगा। इसके बाद 5/6 आएगा, फिर आएगा 6/7, और इसके बाद आएगा 7/8, 7/8। और यही हमारा आंसर होगा। तो आप मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में है। तो ये हमें दिए हैं ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और ये दिया गया। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन, केवल यहाँ किस में लगाना है? अवरोही क्रम में। सबसे पहले आपको देखना है, संख्याएं आपको लेनी है। तो पहली फ्रैक्शन क्या है? 3/5। दूसरी फ्रैक्शन हमें दी गई 7/9, 7/9। और तीसरी फ्रैक्शन हमें दी गई 11/13, 11/13। अब आपको अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना है डिफरेंस। आपको क्या करना है? यहाँ पर डिफरेंस देखना है। तो यहाँ डिफरेंस तीनों में सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो जो संख्या या जो डिजिट आपको सबसे बड़े दिखाई देंगे वो सबसे बड़ी संख्या, और जो सबसे छोटे दिखाई देंगे वो सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हमें ये लगाने थे अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम आरोही क्रम का होता है उल्टा, विपरीत होता है। यानी इसमें पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 11/13, 11/13। और इसके बाद जो आएगा इसमें इससे छोटी 7/9, और इससे छोटी आ जाएगी 3/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया? ये है सी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमें दिया है। द सम ऑफ थ्री
consecutive odd natural numbers each divisible by 3 is 72. What is the largest among them? यानी 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, वो हमें यहाँ पर निकालनी है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में एक एरर था। एरर ये है, इसमें ये जो हमें दिया है 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का ये योग हमें दिया गया, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है। देखो सबसे पहले आप समझिए, अगर आपको इनका एवरेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको 72 दिया है 72, आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे और जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार, ये होगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ये क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी 24 आएगा ये। इसमें एरर ये था कि यहाँ पर ये जो विषम संख्या हमें दी गई ऑड नंबर ये नहीं आएगा, क्योंकि हमें 3 से विभाजित होने का रूल दिया है तो हम 3 से विभाजित देखेंगे, विषम को नहीं देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बनेगा ये 72/3 = 24 आ जाएगा। तो यहाँ जो एवरेज होगा 3 संख्याओं में, जो बीच वाली संख्या होगी वो एवरेज। अभी 24 के बाद ऐसी संख्या जो 3 से डिवाइड हो 27, और 24 से पहले ऐसी संख्या जो 3 से डिवाइड होगी 21। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 27 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हम 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है, ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक एंड planned to spend 108 rupees on eatables. Three of them, however, did not turn up. As a consequence, each one of the remaining had to contribute at 3 rupees extra. The number of them who attended the picnic was. कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं। फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये क्वेश्चन होगा बाय ऑप्शन। तो हम कैसे करेंगे, ये करना है हमें ऑप्शन से, तो हम इसको करेंगे बाय ऑप्शन करेंगे। अब ये बाय ऑप्शन होगा कैसे, यहाँ पर जो हमें दिया गया अमाउंट, पहले वो आप देखिए कि यहाँ पर ये कितने रुपए खर्च करने की बात कर रहे हैं, 108 रुपए। तो आप ये देखिए क्या 108 ए ऑप्शन 15 से डिवाइड है? नहीं है। तो जब ये 15 से डिवाइड होगा नहीं तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसके बाद आप बी ऑप्शन देखिए 12, तो ये 12 से डिवाइड है। अब ये 12 क्या है, ये 12 वो होंगे कि पिकनिक में शामिल हुए। तो यहाँ पर 108 रुपए टोटल खर्च और 12 अगर जाते हैं तो जो प्रत्येक पर कितने रुपए का खर्चा होगा, 9 का। लेकिन शामिल होने की योजना कितने में बनाई, जिसमें से 3 नहीं पहुंचे। अगर 12 पहुंचे तो टोटल कितने, 15। बी 15 से फिर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा बी ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। तो वो सी पर आते हैं। सी 108 रुपए 9 व्यक्ति शामिल हुए, यानी ये पहुंचे 9 व्यक्ति। कितने का खर्च हुआ, प्रत्येक पर 12 का। 3 नहीं गए थे तो जाने कितने थे, 9 और 3 12, और 12 से 108 को डिवाइड करेंगे 9 बार, यानी अब जो खर्चा 12 का, लेकिन स्टार्टिंग में कितने का, 9 का। तो यहाँ पर कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 3 रुपए का। और हमें यही दिया गया था कि 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिया है, इन ए फॉर्म देयर आर काउस एंड हेन्स। If heads are counted, they are 180. If legs are counted, they are 420. The number of cows in the farm is. एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 हैं और यदि टांगे गिने तो 420 है। फार्म में
गायों की कुल संख्या कितनी है? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, गाय का पूछे, मुर्गियों का पूछे या फिर आपसे कुछ और दे दे, यानी ऐसे आपको दे दिए जाएँ, कुछ कीट वगैरह के नाम दे दिए जाएँ जिनकी 6 टाँगें होती हैं या फिर 8 होती हैं, तब आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिखें, एक तरफ तो लिखिए काव, गाय, और एक तरफ लिखिए हैन, मुर्गी। पहले आप ये मान के चलिए कि यदि यहाँ पर सभी गाय होती, तो फिर कितने? 180, इसका मतलब 180 कुल जानवर हैं। अगर सभी गाय होती, तो एक गाय के 4 टाँग होती हैं, तो यहाँ पर टाँग कितनी हो जाती? 720 हो जाती। अगर आप ये मान के चलें, अगर सभी मुर्गियाँ होती तो इनके तो 2 टाँगें होती हैं, तो टोटल कितनी टाँगें हो जाती? 360। लेकिन सभी की अगर हम टाँगें गिने, तो ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 420। अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर आप लेग से लेंगे, यहाँ भी लेग, तो यहाँ भी आपको लेग से ही लेना होगा, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हो। तो एलिगेशन अगर आप लगाएं तो ये 0, 2 में से 2 गया 0, और 7 में से 4 गया 3, 300 आ जाएगा। यहाँ आप एलिगेशन लगाएंगे, 420 में से 360 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 60। रेशो आएगा हमारा 60 एकम 60, और 60 पंजे 300, और बराबर इनको अगर हम जोड़ें तो 5 और 1 आ जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर कुल सर 6 होते, तो गाय 1 और मुर्गियाँ 5, लेकिन हमें सर 6 ना देके, बल्कि हमें टोटल सर कितने दिए गए? 180, 180 दिए गए, और ये कितने गुणा है? 6 तिया 18, 30 गुणा। तो हमसे गायों की संख्या पूछी गई, तो हम इस एक में भी 30 से गुणा कर देंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 ही आ जाएगा। तो आंसर आएगा 30। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? 30 आएगा। अब इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23। 23 हमें दिया है, the LCM of two numbers is 1920 and their HCF is 16. If one number is 120, find the other number is। दो संख्याओं का लैस है 1920 है, उनका मैस है 16 है। यदि एक संख्या 128, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सीधा आपको फॉर्मूला लगाना था, फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए पहली संख्या जो कि कितनी है? 128 गुणा दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो यहाँ पर सेकंड बराबर, यहाँ पर आपको लेना होगा लेस है गुणा में से, या में से गुणा लेस है, कोई भी आप लिख सकते हैं आगे पीछे करके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप 16 से अगर 128 को डिवाइड करते हैं, तो 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे 128 होते। 8 से 1920 को डिवाइड, तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी संख्या होगी, जो सेकंड नंबर होगा, वो कितना होगा? 240, 240 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। दूसरी संख्या कितनी होगी? 240 होगी। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 हैव 2 एज रिमाइंडर। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। हमसे कहा गया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले तो आप ये लिखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 999। ये आपको कितनी बार 9 लेना होगा? 5 बार। अब हमसे कहा गया 3, 3, 5, 8 और 12, ये हमें दिया है। तो आपको सबसे पहले लेना होगा इनका एलसीएम। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको खुद से निकालना है। यहाँ पर मैं इसका एलसीएम नहीं बताऊंगा कैसे निकालना है। तो एलसीएम जो आएगा, ये आएगा 120, 120 आ जाएगा। तो जो भी हमारा एलसीएम होगा, उससे हम इस 5 अंकों की संख्या को डिवाइड करेंगे। उससे हमें क्या करना है? ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या डिवाइड करनी है। तो 12 अट्ठे 96, 960 आ जाएंगे। 9, 9 में से 6 गया 3, और ये 9 के बाद आएगा 12 36,
360 360। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। फिर ऊपर से हम क्या उतारेंगे, फिर ऊपर से हमें 9 लेना था, और ये फिर से होगा 12 36 360, और कितना बचेगा 9, और 9 में से 6 गया 3, 39। अब जो ये हमारा रिमाइंडर होगा शेष, वो तो हमें घटाना होगा, यानी जो ये बच रहा था कितना 39, तो हम 39 घटाएंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी होगी, 8 से भी होगी और 12 से भी होगी। लेकिन इसने कहा 2 शेष बचे, तो आपको कितना और करना होगा, प्लस 2 करना होगा। तो यहाँ पर जब आप 9 में से 9 घटाएंगे 0, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 2 दिया गया, तो ये होगा 999 और 62। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन करेंगे, और ये था क्वेश्चन नंबर 24। के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया है, 5 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. After how many seconds will they toll together again? 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे? अब देखो यहाँ केवल आपको एलसीएम लेना था, और जो आपका एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें तो हमें संख्या क्या दी गई, 6, 7, 8, 9 और ये 12, ये हमें संख्या दी गई। अब आप इनका लेंगे एलसीएम। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो जब हम 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा? देखो सबसे पहले अगर आप 8, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 72, क्योंकि 6 से 72 डिवाइड होगा, 8 से भी और 9 से भी। अब 72 में आप करेंगे 7 से गुणा, तो 7 दूनी 14, और 14 का होता है 4, और यूनिट डिजिट केवल एक ही ऑप्शन सी ऑप्शन की दे रखी है हमें, 4। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 504 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, और ये हमें दिया है एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9 और 5/6 इज 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समापवर्त्य है। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम। तो जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको क्या करना है कि आपको 2, 4, 5, 2, 4, 5 का तो लेना होगा यहाँ पर एलसीएम। नहीं, जो आपसे पूछा जाता है ऊपर वाली संख्याओं का वही लेना है, और 3, 9 और 6 का लेना है आपको एचसीएफ। तो आप क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप 2, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, निकाल लेना, आपको ये इतना पता होना जरूरी है। ये आ जाएगा 20, 20। जब आप 3, 9, 6 का एचसीएफ लेंगे तो ये तीनों संख्याएं किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड है, 3, 9, 6, ये 3 से ही डिवाइड है, और यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20/3। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पर, और ये हमें दिया है 84 मैथ्स बुक, 90 physics books and 120 chemistry books have to be stocked topic wise. How many books will be there in each stock so that each stack will have the same height too? गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की विषयवार ढेरियां लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में इतनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई भी एक समान हो। इसने बोला है कि यहाँ पर गणित, मैथ्स
ये कितनी पुस्तकें हैं? ये हैं 84, 84। के बाद फिजिक्स की कितनी पुस्तकें हैं? 90। और केमिस्ट्री की कितने हैं? केमिस्ट्री की हैं 120। ये दी गई और हमें बताना है कि इनकी ढेरियां लगानी है, प्रत्येक ढेरी में कितनी। जब प्रत्येक ढेरी में, तो आपको पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या ऑप्शन में जो इन सभी को डिवाइड करेगी। तो आप इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो आप 84 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये एक बार, और ये यहाँ 6। फिर आप 84 को 84 को भाग दीजिए, तो 6 एकम 6, 8 में से 6 गया 2, ऊपर से 4 उतारेंगे और ये होगा 6 चौक 24, 24। तो यहाँ पर जो लास्ट में बचेगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा? 6। और यही क्या होगा? एक ढेरी में पुस्तकों की संख्या होगी। तो हमसे पूछा गया पुस्तकों की संख्या, तो कितनी आएगी? 6 आ जाएगी एक ढेरी में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ए मैन बाइज 12 articles for 12 rupees and sells them at the rate 1.25 rupees per article. His gain percentage is। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदकर 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे बोला गया एक व्यक्ति ने क्या किया, 12 वस्तुएं 12, तो यहाँ पर जो एक वस्तु होगी कितने की? एक की होगी। तो यहाँ पर जो हमारा सीपी होगा वो एक होगा। के बाद अगर हम एसपी सेलिंग प्राइस की बात करते हैं, विक्रय मूल्य की, तो उसने एक को कितने में बेचा? 1.25 में बेचा। तो ये एक में खरीद रहा था और 1.25, तो इसे प्रॉफिट कितने का? 0.25 का। ये प्रॉफिट है किस पर? एक पर। और परसेंट के लिए करेंगे गुणा 100। अगर आप ये पॉइंट हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 काट देंगे और यहाँ पर जो लाभ होगा कितने परसेंट होगा? 25% लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। इफ कॉस्ट प्राइस इज 80 rupees ओवर एक्सपेंसेस इज 20, over expenses is 20 rupees and selling price is 120 rupees, then gain percent is। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो आपको करना क्या था यहाँ पर, सबसे पहले आप लिखिए सीपी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सीपी लिखें। तो हमसे कहा गया कि क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। अब मैंने आपको बताया था कि वो ऊपर उसके ऊपर कोई खर्चा करता है या उसका रेंट देता है, उस पर रिपेयर कराता है उसकी या पेंट कराता है, तो वो सभी किस में ऐड होता है? वो सभी सीपी में ऐड होगा। तो यहाँ पर जो ये सीपी बनेगा कितना बनेगा? 100, 100 रुपए ये बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें एसपी सेलिंग प्राइस की, तो हमसे कहा गया विक्रय मूल्य 120 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना है? 120, 120 है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसने 100 रुपए में इसको खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, इसको लाभ कितने का? 20 का। अगर 100 पर है तो यही अपने आप में परसेंट भी होगा। तो आंसर क्या आएगा? 20% प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, द गेन परसेंटेज इज। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ है। ये हमसे कहा गया 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो आप लिखिए यहाँ पर जो ये 18 18 सीपी इसके बराबर है, ये बराबर है 15 इंटू एसपी, ये इसके बराबर है। तो यहाँ से अगर आप सीपी और एसपी की वैल्यू निकालें तो सीपी अपॉन एसपी
आप सीपीएसपी को एक साइड करेंगे और ये जो संख्या आपको दी गई 15 और 18 आप इनको एक साइड करिए। अब मैंने आपको बताया था कि जो जिसके सामने होता है वो उसी का मान होता है। तो यहाँ पर सीपी होगा ₹15 और एसपी होगा ₹18। तो अगर हम ये मान के चलें इसने कोई वस्तु अगर ₹15 में खरीदी, तो इसको ₹18 में बेच दिया, तो इसको जो प्रॉफ़िट होगा वो कितने का? ₹3 का। देखो हमें निकालना था प्रॉफ़िट परसेंट क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो ये लाभ है वो 3 का। अभी 3 का लाभ है किस पर? 15 पर। और अगर आपको परसेंट निकालना है तो गुणा 100 करेंगे। तो 3 से 15 कटेगा 5 बार और 5 से 100 कटेगा 20 बार। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। इतना भी आपको नहीं लिखना था इसमें, क्योंकि अगर आप इसको यहीं पर देखें, मैंने ये बताया था कि जो एसपी के साथ वो होता है सीपी यानी 15 खरीद रहा है 18 में बेच रहा है। तो इसे कितने का प्रॉफिट? 3 का। किस पर था? 15 पर। तो ये काम आप केवल क्वेश्चन में देखकर भी कर सकते हो। इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 पर। और क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया है A reduction of 20% in the price of salt enabled a purchaser to obtain 4 kg more for 100 rupees. The reduced price of salt per kg is नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है। देखो एक मेथड मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब हम एक दूसरे मेथड पर बात करते हैं। हमसे कहा गया कि जो नमक का मूल्य है वो कम कितने परसेंट होता है? तो वो कम कितने परसेंट हुआ? 20% की इसमें आती है कमी। जबकि अगर हम देखें हो तो कितना नमक अधिक खरीद सकता है? ये खरीद सकता है 4 किलोग्राम 20% कम होने पर। तो अगर हम 100 के 100% ही कम कर दें, तो ये कितना अधिक खरीदेगा? अगर 20% 4 के बराबर तो 100 किसके बराबर होगा? आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये होगा 20 पंजे 100 और इधर 4 में अगर 5 से गुणा करें तो 4 पंजे 20 20 केजी। तो मूल्य घटने के बाद वो अब कितना नमक खरीद पा रहा है? 20 किलोग्राम। और ये 20 किलोग्राम नमक कितने रुपए में खरीदता है? 100 रुपए में। 100 रुपए में अगर ये 20 केजी खरीदेगा तो 1 किलोग्राम कितने का होगा? 5 रुपीस का होगा, 5 रुपए का होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा समझने वाला था। अब देखो दूसरा आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप पहले की मात्रा, तो ये 20 किलोग्राम कब थी? घटने के बाद, जब मूल्य घट जाता है। 20 थी मूल्य घटने के बाद, तो पहले वो कितना खरीद रहा होगा? क्योंकि अब 4 अधिक खरीद पा रहा है, तो पहले तो ये 16 ही खरीद रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो आप 100 को 16 से भाग देते। तो ये बात क्लियर होगी सभी को कि हमें क्वेश्चन में क्या करना था। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है वो देखते हैं। ये हमें दिया है कि राम सोल्ड 2 हॉर्सेस एट द सेम प्राइस। In one, he gets a profit of 10% and in the other, he gets a loss of 10%. Then Ram gets. राम ने दो घोड़े समान कीमत पर बेचे। एक में उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे में उसे 10% की हानि हुई। अब देखो इसमें यहाँ पर ये आना था 10%, 10% की हानि और यहाँ पर भी आना था 10%। ये हिंदी में टाइप नहीं हुआ है। तो राम को कुल क्या हुआ? अब देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, जब संख्या सेम हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, आर स्क्वायर बटा 100 और ये यहाँ पर परसेंट होता है और यहाँ पर ये माइनस में होगा। क्या हो जाएगा? माइनस आर यानी 10, 10 का वर्ग तो 100 ही होता है और बटे में भी 100, 100 से 100 काटेंगे तो बराबर कितना होगा? 1% और ये क्या होगी? हानि होगी क्योंकि ये माइनस में होगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं वो देखिए, या फिर आप इसमें कर सकते हैं। देखो हमें जो दिया गया 10%,
10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो अगर इसने इसको 10 में खरीदा और ये लाभ पर बेचेगा तो 1 का लाभ यानी 11 में। अगर ये इसको 10 में खरीदे तो इसको 1 की हानि 9 में बेचेगा। तो आप इनकी गुणा करिए, 10 की 10 में तो 100 आ जाएगा और 11 की गुणा करें 9 में तो ये आएगा 99। तो अगर हमारा जो यहाँ पर सीपी है, कॉस्ट प्राइस, वो 100 रुपए है और एसपी जो सेलिंग प्राइस वो 99 रुपए। इसने जिस सामान को या घोड़ों को 100 रुपए में खरीदा तो इसने 99 रुपए में बेच दिया, इसकी हानि 1 की होगी। और अगर ये 100 पर है तो ये खुद में परसेंट होगा, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा जो परसेंट का होगा, तो लॉस कितना आ जाएगा, 1% आएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो और भी मेथड है इसे करने के। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दिया गया, ए शॉपकीपर sold a sewing machine for 1080 rupees at a loss of 10%. At what price should he have to sold it so as to gain 10% on it? यानी एक दुकानदार ने सिलाई मशीन 10% की हानि पर 1080 रुपए में बेची, उसे वह किस कीमत में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपको कंपेयर करना आता है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, परसेंट की, तो जिसकी वैल्यू आप पहले उसको लिखिए। इसने कहा 10% की हानि, तो इसको बेचा कितने में गया, इसको बेचा गया 90%। और कितने रुपए में बेचा, 1080 में बेचा। अगर आप यहां से 1% की वैल्यू निकालें तो 1% कितना होगा, 1080/90 होगा। लेकिन आपको निकालना क्या, 10% लाभ पर अगर वो बेचेगा, इसको कितने में बेचेगा, 110% में बेचेगा। तो आपको पता है कि जो 1% है वो है 1080 और बटा 90। ये एक का मान, अब जिसका मान आपको निकालना है उसी की आप इसमें करिए गुणा, तो ये होगा। अब यहाँ जीरो से आप ये जीरो काटे, 9 से काटेंगे इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो 11 और 120 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1320। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1320। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं लिखना, आपको क्या करना, आप ये देखिए मशीन कितने रुपए में बेची गई, 1080 में बेची गई और ये थी 10% हानि 90 पर, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 110 की। बस आपको ये ध्यान रख के चलना है कि अगर आपको वैल्यू परसेंट की निकालनी है तो परसेंट आपको बटे में लेना है, ताकि आप परसेंट से परसेंट को काट सको। अगर आपको रुपए की निकालनी होती तो आप क्या करते, आप रुपए नीचे लेते। समझ गए, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। और क्वेश्चन नंबर 34 हमें दिया है, इफ आई वुड हैव परचेस्ड 11 articles for 10 rupees and sold all the articles at the rate of 10 for 11 rupees, the profit percent would have been। यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होता। अब देखो, एक तो ये भी होता है कि आप इस क्वेश्चन को जब करो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना था रुपए, यानी 10 रुपए में कितनी वस्तुएं, 11, और फिर 11 रुपए में कितनी वस्तुएं, 10। इसमें कोई लॉजिक होता नहीं है। आप अंदर वाली संख्याओं की गुणा करें, आप बाहर वाली संख्याओं की गुणा करें, तो जो बाहर वाली संख्याओं की गुणा होगी वो होता है हमारा सीपी, जो कि कितना होगा, 100। और अंदर वाली संख्याओं की जो गुणा होगी वो हमारा एसपी होता है, और वो कितना होगा, 121। तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 21। यही होगा परसेंट। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन लॉजिकली कैसे करना है, आप वो देखिए। देखो, आपको एक तरफ तो लिखना होता है आरएस, यानी जो रुपए होते हैं, और एक तरफ आपको लिखना होता है क्वांटिटी, ये आप लिखेंगे। तो यहाँ पर इसने कहा 10 रुपए, और 10 रुपए में कितनी वस्तुएं देता है, 11। और फिर इसने बोला 11 रुपए में कितनी बेचता है, ये 10। अब मैंने आपसे कहा था कि आप लाभ या हानि तभी बता पाओगे जितना सामान आपने खरीदा हो, आप उतना ही सामान बेचो। यहाँ पर ये हमें दर दी गई, तो आप ये जो क्वांटिटी आपको दी है आप इसको ना सेम करिए। तो हम इसको सेम करेंगे, यहाँ पर हम इसको इक्वल कर लेते हैं, यहाँ 10, तो हम यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ पर 11 तो हम यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम 10 की 10 में गुणा करते हैं तो ये 100 आ जाएगा और 11 की 11 में गुणा करेंगे तो ये 121 आ जाएगा और ये होगा 110। यहाँ पर भी ये कितना 110 ही होगा। तो 100 रुपए में इसने 110 खरीदी और 121 रुपए में 110 बेच दी। इसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का? वो हुआ भाई 21। 21% ये 21 रुपए का लाभ हुआ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें बनाने थे और बहुत ही आसानी से हम ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो ये जो हमारे टेट 2 के क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको जो ये स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं कॉल और व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप, ईमेल आईडी, तो आप इस पर किसी पर भी सेंड कर सकते हो।